जो अगला है अपने पास वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। अब देखो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज क्या होती है। तो जैसे अपन कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से कुछ भी टाइप करते हैं तो कीबोर्ड क्या होगा, अपने इनपुट डिवाइस होगी। ऐसी डिवाइस जिनसे अपन डाटा देते हैं वो तो इनपुट डिवाइस, जिन पे जो कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो भी सूचना है उनको प्रदर्शित करता है वो सब क्या होती है, अपने आउटपुट डिवाइस होती है। इनको आगे अपन डिटेल से देखते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज क्या होती है, इनको शॉर्ट में आई या ओ डिवाइसेज भी कह सकते हैं अपन। तो कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करने हेतु इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है। ठीक है। कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरण पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर से जुड़ी इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है। अब देखो इनपुट डिवाइस क्या है। तो कंप्यूटर को निर्देश और डेटा देने के लिए जिन डिवाइसेज का उपयोग होता है उनको क्या कहते हैं, अपन इनपुट डिवाइस कहते हैं। और मानव भाषा को कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में परिवर्तित कौन करती है, इनपुट डिवाइस क्या करती है, मानव भाषा को कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में परिवर्तित करती है। ठीक है। अब देखो इनपुट डिवाइस के प्रकार देख रहे हैं अपन। तो सबसे पहला देख रहे हैं अपन कीबोर्ड। अब कीबोर्ड सबने देखा ही होगा, ऐसा कीबोर्ड होता है अपने पास। और इसका उपयोग किसके लिए होता है, अक्षर और अंक के डेटा देने के लिए। जैसे अपन ABCD टाइप करेंगे या फिर 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स टाइप करेंगे तो इनको डेटा देने के लिए किसका उपयोग होता है, अक्षरों और अंकों को। तो उसके लिए अपन कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। और ये किसके समान, पहले टाइपराइटर आते थे अपने, उनके समान कार्य करता है। ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है। और ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कीबोर्ड कौन से यूजर इंटरफेस पे कार्य करता है। तो ये किस पे कार्य करता है, अपने कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे कार्य करता है। अब देखो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है। बेसिकली अपन जो भी टाइप करते हैं ना, एक कैरेक्टर, जैसे ABCD हो गया, 1 2 3 हो गया, या फिर कोई कॉलम हो गया, सेमी कॉलम हो गया, पॉइंट हो गया, इनके माध्यम से अपन टाइप करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, अपन कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है। और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, 1868 में क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ने। ये फैक्चुअल डाटा है, याद रख लेना इसको। और सामान्य कीबोर्ड में, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो सामान्य कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, 104 कीज होती है। और अपन कीबोर्ड को USB या फिर PS2 पोर्ट से जोड़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से। अब ये USB और PS2 पोर्ट क्या होते हैं, ये भी अपन आइए देख लेंगे, तब अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आ जाएंगे, तो डरना नहीं है इसी टर्म से। ठीक है। अब देखो कीबोर्ड के प्रकार। तो कीबोर्ड के प्रकार या तो QWERTY यानी कि QWERTY होगा, डेवरेक होगा, HRT होगा, ये सभी किसके प्रकार होते हैं, कंप्यूटर की कीबोर्ड के प्रकार होते हैं। अब देखो ये कैसे होते हैं, जैसे अब यहाँ पे ये देखो QWERTY स्टार्टिंग यहाँ से हो रही ना, तो ये कौन सा कीबोर्ड हो जाएगा, QWERTY कीबोर्ड हो जाएगा। और ऐसे कैसे डेववर्क में यहाँ पे DVORA क्या आएगा, फिर AZERTY आएगा यहाँ पे एजर्टी कीबोर्ड में। ठीक है, ऐसे आता है। अब देखो कुंजी के प्रकार। तो सबसे पहला जो कुंजी का प्रकार है अपने पास वो है अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ। अब अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या होती है, जिनमें ABCD यानी कि A से लेके Z तक अल्फाबेट भी होती है और 0 से लेके 9 तक नंबर्स भी होते हैं। वो क्या कहलाती है, अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाती है। और न्यूमेरिक कीज कौन सी कीज कहलाती है, 0 से 9 तक की। उनको बने तो अंक कुंजियाँ बोलेंगे या फिर न्यूमेरिक कीज बोलेंगे। वैसे अपन ने पहले भी देख लिया। और ऐसा अपने पास एक कीबोर्ड होता है, सबने देखा ही होगा वैसे। अब देखो अगला जो कीज का टाइप है वो है फंक्शन कीज। ये कुंजियाँ क्या करती विशेष कार्यों के लिए होती है। और कीबोर्ड में F1 से F12 तक होती है। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल कीज भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ये कीबोर्ड में कैसे होती है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये सबसे ऊपर है ना अपने पास है, यहाँ पे कौन सी कीज होती है, फंक्शन कीज होती है यहाँ पे। ठीक है। F1 से लेके F12 तक होती है यहाँ से, ये सारी जो मैंने हाईलाइट की है। अब देखो अलग अलग जो फंक्शन कीज है ना उनके क्या क्या उपयोग है। तो F1 का क्या उपयोग है, F1 किसके लिए उपयोग होती है, हेल्प के लिए उपयोग होती है। यानी कि कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अपन को कुछ भी चीज़ आ नहीं रही, तो उसमें अपन F1 दबा के हेल्प ले सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है। फिर F2 किसके लिए उपयोग होती है, कोई भी मान लो फाइल है उसको रीनेम करना है तो अपन क्या दबाएंगे, F2 दबाएंगे। फिर F3 किसके लिए उपयोग होती है, सर्च करने के लिए उपयोग होती है। और F4 जो भी अपन ने लास्ट में जो भी कार्य किया ना उसको वापस से
फिर से यानी कि एक तरह से दोहराने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, F4 का उपयोग करते हैं। F5 का उपयोग क्या होता है, वेब पेज को रिलोड करना, या फिर इसका जो सबसे फेमस उपयोग है ना वो क्या है अपने पास, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के लिए भी कौन सी चीज का उपयोग होता है, F5 का उपयोग होता है। F6 का उपयोग क्या होता है, एड्रेस बार में जाना। अब एड्रेस बार क्या होता है, जैसे अपन ने कंप्यूटर में कोई फाइल खोली तो उसको, एक बात याद रखना कि आप जितना कंप्यूटर चलाओगे और उतनी अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज होगी। ये क्लासेज पढ़ना आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन अपन किसी भी कार्य को करके देखते हैं ना तो उससे अपन को ज़्यादा नॉलेज आती है। अब एड्रेस बार क्या होता है इसे समझ में नहीं आएगा, अपन कुछ भी फाइल खोलेंगे कंप्यूटर में तो जैसे अपन ने फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रखे हैं, तो लास्ट में जिस फोल्डर में वो फाइल होगी ना, तो उससे पहले कि सभी फोल्डर में, जैसे अपन भारत देश में रहते हैं, फिर भारत के अंदर भी कोई राज्य है, मान लो राजस्थान है, राजस्थान में रहते हैं, फिर राजस्थान के अंदर भी कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट है, कोटा है तो कोटा में रहते हैं, फिर कोटा के अंदर भी कोई तहसील होगी, कोई गांव होगा, ऐसे होता है ना। तो इस तरह से कंप्यूटर में क्या होता है, अपन जो फाइल सेव करते हैं ना फोल्डर्स पे रहती है, एक के अंदर एक फोल्डर बन के, तो उसी को क्या कहते हैं अपन, एक तरह से एड्रेस बार बोलते हैं उस फाइल का, ठीक है। F7 किसके लिए उपयोग आता है, वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए। और F8 किसके लिए उपयोग होता है, बूटिंग को शुरू करने के लिए। अब बूटिंग क्या होती है, अब बूटिंग अपन जो भी मतलब प्रोग्राम रहता है ना अपने इसमें कंप्यूटर की मेमोरी में, उसको एक तरह से बूट होता है, वो हार्डवेयर में बूट होता है, तभी जाके हार्डवेयर और अपने बीच में एक तरह से रिलेशन स्टेब्लिश हो पाता है। इसको अपन देखेंगे जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखेंगे तब अच्छे से देखेंगे बूटिंग क्या होती है। फिर F9 का उपयोग क्या है, MS आउटलुक में किसी फाइल को सेंड और रिसीव करने के लिए। F10 का उपयोग क्या है, मेन्यू बार सक्रिय करने के लिए। अभी मेन्यू बार वगैरह क्या होते हैं सब आएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। F11 क्या होती है, अपन कोई भी जैसे देख रहे हैं उसको फुल स्क्रीन मोड में चलाना है तो अपन क्या प्रेस करेंगे F11। और F12 किसके लिए उपयोग होती है, सेव एज। अब सेव एज क्या होता है, जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, अब उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करना है या फिर पीपीटी के फॉर्मेट में सेव करना है, ये सब किससे, F12 को दबाएंगे तो वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आएगा अपने पास। फिर वहाँ से अपन सेलेक्ट करेंगे कि पीडीएफ में सेव करना है फिर पीपीटी फॉर्मेट में सेव करना है। एक्सटेंशन होते हैं एक तरह से, पीपीटी एक्स, पीडीएफ, ये सबके अलग अलग होते हैं। वीडियो के MP4 होते हैं, ऐसे MP3 होते हैं ऑडियो के, ठीक है। और जैसे अपने जो इमेज वगैरह होते हैं उनके जेपीजे, और ये सब डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ वगैरह होते हैं, ठीक है ना। ये सब में अलग अलग, हर मतलब जो भी अलग अलग तरह की फाइल होती है ना उसका एक्सटेंशन अलग अलग होता है। अब देखो नेविगेशन कीजिए अगला, अपने पास जो कुंजियों का प्रकार है। हेरो कीज कर्सर नियंत्रित करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है ना वो भी नेविगेशन कीज के अंतर्गत आती है। होम, जो लाइन की शुरुआत में अगर मान लो कर्सर कई लाइन के बीच में, उसको अपन को लाइन के फर्स्ट में लेके जाना है, कुछ भी अपन टाइप कर रहे हैं तो होम का उपयोग करेंगे अपन। एंड क्या करेगा, लाइन के लास्ट में कर्सर को लेके जाएगा। पेज अप क्या करेगा, पिछले पेज पर जाने के लिए तो पेज अप, और अगले पेज पर जाने के लिए पेज डाउन का उपयोग करेंगे। अब देखो ये नेविगेशन की कहाँ पे होती है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है ना अपने यहाँ पे ये सारी नेविगेशन कीज होती है, ठीक है। ये भी अपन को याद रखना है। अब देखो अन्य नेविगेशन कीज भी दे रखी है, यानी कि और भी कौन कौन सी नेविगेशन कीज होती है इनके अलावा। इंटर होती है, इंटर क्या करती है, कार्य को पूरा करने के लिए। बैक स्पेस क्या करता है, पिछला अक्षर हटाने के लिए। और डिलीट का क्या कार्य होता है, अगला अक्षर हटाने के लिए। इन दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बैक स्पेस और डिलीट। बैक स्पेस से क्या करेगा, जो अपना पिछला अक्षर होगा ना उसको हटाएगा, एक तरह से जैसे अपन टाइप कर रहे हैं ना कुछ भी, जैसे अपन ने टाइप किया सचिन, तो जो यहाँ पे मान लो अपन टाइप कर रहे हैं तो एन तो इधर है ना, तो जैसे अपन डिलीट दबाएंगे ना तो ये एन मिट जाएगा, और जैसे अपन बैक स्पेस दबाएंगे ना तो आई हट जाएगा। इस तरह से बैक स्पेस और डिलीट का उपयोग करते हैं अपन। और टैब क्या करता है, अगली फील्ड पर जाने के लिए किसका उपयोग होता है, टैब का। और स्पेस बार क्या करता है, खाली स्थान देने के लिए। अपन को मान लो स्पेस देना है बीच में तो किसका उपयोग करेंगे अपन, स्पेस बार का। और अगली जो भी फील्ड है उसमें जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, टैब का उपयोग करेंगे। अब जो अगला अपना कीज का प्रकार है वो है संयोजन कुंजियां। अब ये कौन कौन सी होती है, देखो एक तो मॉडिफायर कुंजी, जैसे ALT, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सभी कौन सी होती है, संयोजन कीज यानी कि कॉम्बिनेशन कीज होती है अपने पास। और
अकेले, अब ये क्या करती है, जो कीज होती है ना अकेले कार्य नहीं करती, अन्य कुंजों के साथ इनका उपयोग होता है और कीबोर्ड में दो बार होती है, एक तो यहाँ इस वाले एरे पे होगी और एक इस वाले एरे पे होगी, जो अपनी कॉम्बिनेशन की, जैसे नाम से लग रहा है ना, संयोजन यानी कि किसी के साथ, संयोजन यानी कि जुड़ा हुआ, तो ये किसी के साथ ही उपयोग हो, ये हमेशा, जैसे अपन कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या होता है, किसी भी फाइल वगैरह को कॉपी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही किसी न किसी के साथ जुड़ के कार्य करते हैं, जैसे कंट्रोल सी के साथ जुड़ के क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, कंट्रोल प्लस जेड क्या करता है, वो अनडू करता है, ऐसे, ठीक है। तो इनका उपयोग किसी अन्य चीज के साथ होता है, यही कहना चाह रहा है बस। अब जो अगला कीज का प्रकार है अपने पास है टॉगल कीज। ये क्या करती है, फंक्शन को ऑन ऑफ करती है। तो देखो कौन कौन सी टॉगल कीजिए अपने पास, कैप्स लॉक है, तो ये क्या करते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर। जब अपन कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे ना, तो अपन जो भी टाइप करेंगे ना कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे, और जब अपन कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो जो भी टाइप होगा ना वो स्मॉल लेटर्स पे होगा। फिर अगला है नम लॉक। नम लॉक क्या करेगा, नंबर पैड को ऑन ऑफ करता है, जो भी अपने नंबर पैड होता है ना ये वाला, इसको क्या करता है, ऑन ऑफ करता है, ठीक है। और स्क्रॉल लॉक क्या करता है, स्क्रॉलिंग को कंट्रोल करता है कि अपन को स्क्रॉल करना है या फिर नहीं करना है। ये कौन सी होती है, सब टॉगल कीज होती है, ठीक है। अब कीबोर्ड की जो इनके अलावा भी जो जो कीज रहेगी ना, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब देखो, पॉज और ब्रेक की, तो ये क्या करती है, किसी भी प्रोसेस को रोकने के लिए उपयोग होती है। और प्रिंट स्क्रीन किसके लिए उपयोग होती है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इंटर कमांड या फिर नए लाइन में जाने के लिए। और टैब का उपयोग क्या होता है, मूवमेंट करने के लिए। और बैक स्पेस कर क्या करती है, बायां अक्षर हटाती है, अपन ने देख लिया। डिलीट क्या करता है, दायां अक्षर या फिर ऑब्जेक्ट को हटाता है। और शिफ्ट प्लस डिलीट क्या करता है, फाइल स्थायी रूप से हट जाती है, ये याद रख लेना। जब हम शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे ना, तो कोई भी फाइल होगी ना वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगी, यानी कि फिर अपन उसको कभी भी वापस, एक तरह से रिसाइकल में नहीं जाएगी और परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। और एस्केप क्या करता है, बाहर आने या फिर कैंसिल करने के लिए, जैसे अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं या फिर फुल स्क्रीन है, तो उसमें से अपन फुल स्क्रीन में से बाहर आना है, फुल स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, तो जैसे अपन ई एस यानी कि ई एस सी नाम से होती है, ई एस सी नाम से होती है, ई सॉरी ई एस सी नाम से होती है कीबोर्ड में, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एस्केप है। तो ये क्या कार्य करती है, अपन कहीं पे भी फुल स्क्रीन वगैरह पे काम कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो उससे बाहर आने के लिए एस्केप की का उपयोग करते हैं। और स्पेस बार क्या होती है, सबसे लंबी की होती है, अभी अपन को याद रखना है, ठीक है। अब जो अगली अपनी इनपुट डिवाइस है वो है माउस। अभी क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो अपने पास वहाँ पे ऑप्शन में माउस होगा, या फिर आगे भी अपन जो भी पॉइंटिंग डिवाइस देखेंगे अलग अलग, उनमें से एक ही होगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो जो जो पॉइंटिंग डिवाइस है उनको छांटना है अपन को। लेकिन माउस क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, यहाँ से ये याद रख लेना है अपन को। और GUI आधारित का मतलब क्या है, जैसे अपन ने उसमें देखा था CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित होती है, उसमें कैरेक्टर टाइप करते हैं अपन। लेकिन इसमें क्या करते हैं, अपन को कोई भी आइकन दिख रहा होता है, जैसे मान लो फेसबुक का आइकन दिख रहा है, तो उस पर जैसे अपन क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे वो खुल जाएगा, यानी कि ग्राफिकल यानी कि ग्राफिक्स पे काम करता है। और इसका उपयोग किसके लिए होता है, कर्सर को मूवमेंट कराने के लिए। अपन एक इस जगह से दूसरी जगह अपन को अगर स्क्रीन पे कर्सर लेके जाना है तो माउस का उपयोग करेंगे। आविष्कार कब हुआ इसका, 1963 में डगलस एंजल बट ने। ऐसे पूछते नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा देख लेना इसको। अब देखो माउस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। माउस वायरलेस हो सकता है, वायरलेस का मतलब है कि अपन इसको ब्लूटूथ या फिर एक अपने जो इसका रिसीवर आता है उसको अपन जैसे USB पोर्ट पे लगाएंगे, तो ये वायरलेस माउस भी होता है अपने पास। एक USB वाला माउस भी होता है, यानी कि वायर वाला माउस भी होता है, उसको भी अपन लगा के यूज ले सकते हैं। तो वायरलेस होगा, एक मैकेनिकल होगा और ऑप्टिकल होगा। ऑप्टिकल वाले में नीचे लाइट जलती है, याद रख लेना, ठीक है। अब माउस के 5 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। अब जो लेफ्ट क्लिक होता है ना, ये वाला लेफ्ट क्लिक,
ये वाला लेफ्ट क्लिक है अपने पास, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को चुनता है। फिर डबल क्लिक, यानी कि जब अपन इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट या फिर प्रोग्राम को खोलेगा। जब अपन लेफ्ट की को 2 बार दबाएंगे यानी आप प्रोग्राम, ये तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम या फिर कोई भी जो अपने डॉक्यूमेंट है उसको खोलेगा, फाइल को वगैरह को खोलेगा। फिर राइट क्लिक क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाता है, जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब आ जाती है जब अपन इस वाले यानी कि राइट बटन को दबाते हैं। ये राइट बटन है अपने पास। अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करता है, ऑब्जेक्ट को खींच कर रखना। जैसे अपन माउस की वजह से कोई यहाँ पे फाइल रखी हुई है तो इसको अपन यहाँ पे माउस की मदद से क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और कहीं और लेके जा सकते हैं ऐसे। तो ये क्या होता है, ड्रैग एंड, जैसे मैंने इसको यहाँ से उठाया यहाँ पे रख दिया तो ये क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। फिर अगला है अपने पास स्क्रॉलिंग, पेज ऊपर नीचे करना। जो अपने इसमें स्क्रॉल व्हील होता है ना, इसकी मदद से अपन कोई भी अपना पेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, सभी माउस के कार्य हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक माउस का कार्य नहीं है या फिर है, तो अपन को देख लेना है कि कौन कौन से माउस के कार्य हैं, ऐसे ही करना है। फिर अगला इनपुट डिवाइस है अपना ट्रैक बॉल। तो ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी माउस की तरह क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें ऊपरी सतह पर क्या होती है, एक बॉल लगी होती है, ठीक है। जबकि माउस में क्या था अपने पास, माउस में था अपने पास इस तरह से एक स्क्रोल व्हील था, लेकिन इसमें क्या है, एक बॉल लगी हुई है, देखो ये बॉल लगी हुई, जिसे घुमाकर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। और माउस को तो अपन क्या करते हैं, एक जगह से मतलब ऐसे जो माउस पैड रहता है ना उसमें इधर उधर करके उसमें कर्सर को नियंत्रित करते हैं, लेकिन इसमें इस बॉल से अपन कर्सर को नियंत्रित कर लेते हैं। ये मोशन डेटा को क्या करता है, कैप्चर करता है, जो भी अपना मोशन डेटा है उसको कैप्चर करता है। उपयोग क्या होता है इसका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसे कंप्यूटर डिजाइन में, जहाज में, सोनार यंत्र, चिकित्सा क्षेत्र आदि में। इससे क्या होता है, जैसे अपन माउस को तो इधर उधर हिलाना पड़ता है, इसको हिलाना नहीं पड़ता अपन को, तो एक तरह से अपनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती इसमें हाथ की, बस इतना होता है। अब अगला जो है अपनी इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक, इसका उपयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, रोबोटिक्स आदि में होता है। इस तरह का जॉयस्टिक दिखता है अपने पास। अब देखो, फ्लाइट सिमुलेटर का मतलब है एक तरह से बिल्कुल, अगर अपन उस सीट पे बैठ जाएंगे तो अपन को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अपन प्लेन उड़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपन प्लेन नहीं उड़ा रहे हैं। वो क्या है, फ्लाइट सिमुलेटर है, एक तरह से सिमुलेशन हो रहा है इसका। कंप्यूटर गेमिंग, यानी कंप्यूटर में गेम खेलना, और रोबोटिक्स, जो भी अपन रोबोट वगैरह बनाते हैं ना, पिछली क्लास में देखा था अपन ने, तो उनको नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। इसमें एक हैंडल होता है जिससे कर्सर या ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नियंत्रित किया जाता है। ये जो अपना हैंडल है ना, इसमें इसके माध्यम से जो अपना ऑब्जेक्ट वगैरह होता है उसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अब अगले इनपुट डिवाइस है अपने पास स्टाइलस पेन। कुछ इस तरह का अपने पास स्टाइलस पेन होता है, ठीक है। ये हाथ से चलने वाला पॉइंटिंग पेन है, ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ड्राइंग्स, ग्राफिक्स बनाने, डिजिटल स्क्रीन पर लिखने और मेन्यू चेंज करने के लिए अपने स्टाइलिश पेन का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक तरह से अपन जैसे कॉपी में लिखते हैं ना, उसी तरह से इसका स्क्रीन में उपयोग होता है। अगला जो पेन है अपने पास वो है लाइट पेन। इसका उपयोग प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर लिखने व चित्र बनाने के लिए होता है। जो भी मतलब एक तरह से फोटो सेंसिटिव स्क्रीन होती है ना, ऐसी स्क्रीन जो मतलब एक तरह से लाइट को सेंस करके कार्य करती हो, तो वहाँ पे कौन सा पेन उपयोग में लेते हैं अपन, लाइट पेन उपयोग में लेते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें फोटो सेल वाला ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है। इसमें क्या होता है, एक फोटो सेल वाला ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है जो स्क्रीन से प्रकाश सिग्नल प्राप्त करता है और उसके आधार पर कार्य करता है, ठीक है। अगली जो इनपुट डिवाइस है अपने पास वो है टच स्क्रीन। याद रखना टच स्क्रीन क्या है, इनपुट भी और आउटपुट दोनों डिवाइस से, ये याद रख लेना है अपन को। इसका उपयोग उंगलियों से स्क्रीन को टच करके इनपुट देने में किया जाता है। अपने जो स्क्रीन टच फोन होता है इससे तो आप भली बात परिचित हो। ये मोबाइल, बैंक, एटीएम आदि में प्रयोग होती है, अपन को पता ही है। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करती है। अब देखो, इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो केवल डेटा लेती है, लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करके अपन को आउटपुट देता है ना, वो क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। तो जो अपना फोन होता है ना, उसी पे तो अपन कुछ भी वीडियो वगैरह देखते हैं, तो उसी पे तो अपन को वीडियो दिख रहा है ना, तो एक तरह से आउटपुट भी है, और अपन उसको क्लिक करके उससे कुछ चला भी सकते हैं, तो इनपुट भी है, ठीक है। अगली जो इनपुट डिवाइस है अपने पास वो है बारकोड रीडर। इसका उपयोग प्रोडक्ट पर छपे बारकोड को पढ़ने के लिए
किया जाता है। ठीक है, ये सुपरमार्केट, जो अपने मॉल वगैरह होते हैं, पुस्तकालय और बैंक आदि में प्रयोग में लाया जाता है। इससे अब जो भी इससे स्कैन करेगा ना, तो उसका जो भी प्राइस वगैरह है वो सब आ जाता है। ठीक है, अगला है अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, अपन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं ना, उसमें क्या भरते हैं अपन, गोले भरते हैं एक तरह से OMR सीट में। तो OMR का मतलब ही क्या हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। तो इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जांच करने के लिए, इस तरह की मशीन होती है कुछ। ठीक है, याद रखना है। अब अगली है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर MICR। ये डॉक्यूमेंट की वैधता सत्यापित करने के लिए मैग्नेटिक इंक से लिखे अक्षरों को पहचानता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे फर्जी है या फिर वो असली है, उसकी जांच कौन करती है, MICR मशीन करती है। विशेष रूप से कहाँ पे उपयोग होता है ये, बैंक में चेक जो होता है ना, उसका जांच करने के लिए MICR मशीन का उपयोग होता है। अब देखो MICR कोड जो होता है ना, उसमें पहले 3 अक्षर तो क्या होंगे, सर का कोड होगा। ठीक है, फिर अगले 3 अंक होंगे वो क्या होंगे, बैंक का नाम होगा, और अंतिम जो 3 अंक होंगे ना, वो बैंक खाता को, बैंक शाखा को दर्शाते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। अगली मशीन है ऑप्टिकल कैरेक्टर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है, और ये कागज पर लिखे अक्षरों को पढ़ने और एडिट करने के लिए उपयोग होता है। जैसे अपने कोई भी अपन ने हैंड रिटन नोट लिखे एक तरह से, अब अपन को क्या करना है, उनको टेक्स्ट में चेंज करना है, एक तरह से कंप्यूटर टाइप टेक्स्ट में। तो अपन किसका उपयोग करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, और OCR अक्षरों को ASCII कोड में बदल देता है। अब ये ASCII कोड क्या होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होते हैं एक तरीके से टेक्स्ट के लिए, उनमें बदल देता है। ठीक है, अगली इनपुट डिवाइस है अपने पास स्कैनर। दिखने में फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है। फ्लोरोसेंट बल्ब से शब्द चित्रों को स्कैन कर डिजिटल रूप में बदलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्लोरोसेंट बल्ब से शब्दों और चित्रों को स्कैन कर डिजिटल रूप में कौन बदलता है, तो कौन बदलता है, स्कैनर। अभी किसमें, PDF या फिर JPG फॉर्मेट में सेव करता है। अब इसके जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, देखो, फ्लैट बेड यानी कि फोटोकॉपी मशीन में उपयोग, सीट बेड जो किसमें उपयोग होता है, फैक्स मशीन में, और हैंड हेल्ड किसमें उपयोग होता है, मोबाइल कैमरा में। ये इसके प्रकार है। ठीक है, स्कैनर के। अगला है अपने पास SCR यानी कि स्मार्ट कार्ड रीडर। स्कैनिंग और ऑनलाइन भुगतान के समय SCR उपयोग होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ID कार्ड, इन सबको स्मार्ट कार्ड रीडर स्कैन करता है। ठीक है, अब देखो QR कोड रीडर। अब QR की फुल फॉर्म में आ जाए तो QR की फुल फॉर्म क्या है अपने पास, QR की फुल फॉर्म में क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स। ऐसे अपन ने सबसे ज्यादा परिचित है वैसे अपन QR कोड से, जैसे कोई भी अपन फोन पे वगैरह से पेमेंट करते हैं तो वहां पे इसका उपयोग करते हैं अपन, QR कोड का उपयोग करते हैं। अब इसका आविष्कार कब हुआ था, 1994 में डेंसो वेव जापान में इसका आविष्कार हुआ, और डिजिटल पेमेंट में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो 3 डिटेक्शन पोजीशन पैटर्न का क्या मतलब है, एक, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये तीनों क्या है, डिटेक्शन पोजीशन पैटर्न है। ये देखो फोन में ये दिख रहे 2 3, इस जगह पे नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है अपने कि जो QR कोड होता है ना, उसमें कितने डिटेक्शन पैटर्न होते हैं, तो कितने डिटेक्शन पैटर्न होते हैं, 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं, याद रखना है अपन को। और कुछ अन्य इनपुट डिवाइस है जो कौन कौन सी है, वेब कैमरा है, ठीक है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, डिजिटाइजर है, वॉइस रिकॉग्निशन VRS है, सेंसर है, बायोमेट्रिक मशीन, ये सब भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब अगला जो है अपने पास वो है आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर हो गया, जो अपने एक तरह से आउटपुट देता है किसी भी चीज़ का, ऑडियो वीडियो कोई भी चीज़ हो उसका आउटपुट देता है। और जो अब आउटपुट डिवाइस भी 2 तरह के होते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक और एक होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जो पेन एक तरीके से पेज या फिर किसी चीज़ में प्रिंट करके डाटा दे अपन, जिसको अपन छू सके उस डाटा को,
तो वो क्या होते हैं, प्रिंटर होते हैं अपने पास, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी हार्ड कॉपी वाले होते हैं। और प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन से कौन से होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं। ठीक है, ये आइए अपने पास आउटपुट डिवाइस के प्रकार। पहला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सेकंड हार्ड कॉपी आउटपुट। जैसे मॉनिटर में अपने कोई भी वीडियो वगैरह चलेगा तो वो कौन सा होगा, सॉफ्ट कॉपी होगा। सॉफ्ट कॉपी का मतलब जिसको अपन छू नहीं सकते और पकड़ नहीं सकते, और हार्ड कॉपी जिसको अपन छू भी सके और पकड़ भी सके। ठीक है, अब सबसे पहले जो आउटपुट डिवाइस आएगी वो आएगी अपने पास मॉनिटर। इसे अपन क्या कहते हैं, वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर का आकार इसके विकर्ण द्वारा मापा जाता है। अब विकर्ण से क्या मतलब है, सॉरी, ये जो है ना, ये विकर्ण है इसका। इसके आधार पर अपन किसी कुछ भी बोलते हैं ना कि 32 इंच का मॉनिटर है, तो उसका मतलब क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, 32 इंच है इसके विकर्ण की। अब देखो मॉनिटर की विशेषताएं। तो मॉनिटर की विशेषताएं क्या है, पिक्सल। पिक्सल स्क्रीन पर छोटे बिंदु से बनती तस्वीर। जो ये स्क्रीन होती है ना, इस पर छोटे छोटे डॉट 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 डॉट, बहुत सारे लाखों करोड़ों डॉट होते हैं। इनसे क्या बनती है, तस्वीर बनती है। ये डॉट जितने ज्यादा अधिक होते हैं ना, उतनी अच्छी क्या होती है, मॉनिटर की क्वालिटी होती है। ठीक है, अगला आता है अपने पास रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल का गुणनफल। जैसे कि अपन कोई भी वीडियो देखते हैं, जैसे 9:16 में देखते हैं, तो वो तो क्या होता है, एक तरह से उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात होता है। और रिजोल्यूशन क्या होता है, जो पिक्सल का गुणनफल। जैसे इधर तो अपने कितने हैं, 800 पिक्सल है, और इधर की साइड कितने हैं अपने, 600 पिक्सल है। तो ये जो पिक्सल का गुणनफल होता है ना, इस लाइन पे मान लो 600 पिक्सल है और इस पे 800 पिक्सल है, तो ये जो पिक्सल का गुणनफल होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं, कि कितने रिजोल्यूशन का अपने पास मॉनिटर है। पीपीआई क्या होती है अपने पास, प्रति इंच पिक्सल की संख्या, यानी कि 1 इंच में जितने पिक्सल होंगे ना, इतनी जगह में, उनको अपन क्या बोलेंगे, पीपीआई बोलेंगे, पिक्सल पर इंच। फिर डॉट पिच क्या होता है, 2 पिक्सल होंगे बीच की दूरी। अब मान लो 1 पिक्सल यहाँ है, 1 पिक्सल यहाँ है, अब इनके बीच की जितनी दूरी होगी ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, डॉट पिच बोलेंगे। ये डायरेक्ट आ जाता है, डॉट पिच क्या होता है, पीपीआई क्या होती है, तो अपन को याद रखना है। रिफ्रेश रेट क्या होती है, स्क्रीन की प्रति सेकंड रिफ्रेश दर, यानी कि 1 सेकंड में स्क्रीन कितने बार रिफ्रेश हो सकती है। जैसे अपने फोन आते हैं, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है या फिर 60 हर्ट्ज का, तो 60 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में स्क्रीन 60 बार रिफ्रेश होती है, यानी कि 60 बार अपन उसमें ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। और 120 का मतलब है कि 1 सेकंड में 120 बार हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट होगी ना, उतना अच्छा होता है। और एस्पेक्ट रेशियो मैंने बता ही दिया, ये चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात होता है। और बिट मैपिंग क्या होता है, देखो, तो बिट मैपिंग क्या होता है, इमेज और टेक्स्ट दिखाने की तकनीक होती है। अब मॉनिटर के प्रकार देखो कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है अपने CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर कैसा होता है, फॉस्फोरस स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा इमेज बनाता है। ठीक है, अब जो अगला है अपने पास वो है TFT। TFT क्या होते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर वाले मॉनिटर होते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लैट पैनल में ट्रांजिस्टर तकनीक द्वारा क्या करते हैं, इमेज या फिर कुछ भी वीडियो वगैरह बनाते हैं, यानी कि आउटपुट देते हैं अपन को। और जो TFT के प्रकार है वो कौन कौन से, LCD, LED, GPD, OLED, एमोलेड, ये सभी किसके प्रकार है, अपने TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के प्रकार है। अब आ गया अपने पास अगला, स्पीकर। स्पीकर क्या है, ये कंप्यूटर आउटपुट को ध्वनि में प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो भी अपन गाने वगैरह सुनते हैं तो किसके माध्यम से सुनते हैं, स्पीकर के माध्यम से। ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस की साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। और स्पीकर में किसकी आवश्यकता होती है, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है, जिसकी मदद से मतलब जो भी वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं ना, वो एक तरीके से स्पीकर के उपयोग में आ सके, ऐसा उनको परिवर्तित कर देता है उस सिग्नल्स को। अगला है अपने पास हेडफोन। हेडफोन क्या होते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल से व्यक्तिगत ध्वनि सुनने के, अपनी आवाज कोई सुने ना। ठीक है, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, हेडफोन्स का उपयोग करते हैं। फिर है प्रोजेक्टर। तो बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए, जैसे अपने कोई भी थिएटर वगैरह में मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है। क्लासरूम या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में उपयोगी। और DLP यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोजेक्ट में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, तो कौन सी का होता है,
डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग होता है। ठीक है, ये याद रखना है अपन को, डीएलपी यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक। अब देखो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, अपन जितने भी देख रहे थे पहले वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस थे। अब जो देखेंगे वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसमें सभी एक तरीके से प्रिंटरें आई हैं और उसके अलग अलग प्रकार आई हैं। प्रिंटर आ गया, ये सोच रहा हूँ क्या करता है, कागज पर प्रिंट करता है। ठीक है, गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापते हैं अपन, डीपीआई की डॉट्स पर इंच, और गति को किसमें मापते हैं, पीपीएम इनकी पेज पर सेकंड। और मैंने बताया था आपको सुपर कंप्यूटर की गति को किसमें मापते हैं अपन, फ्लॉप्स, FLOPS यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, और कनेक्शन क्या होता है, कंप्यूटर से पैरेलल पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है प्रिंटर। कनेक्शन का मतलब है कि इसको कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं इसको, प्रिंटर को। ठीक है, अब देखो प्रिंटर के प्रकार। अब प्रिंटर भी दो तरह का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, प्रिंटिंग हेड और स्याही रिबन का उपयोग होता है। इनमें क्या करते हैं, अधिक आवाज करते हैं और टाइपराइटर की तरह कार्य करते हैं। ऐसे इसमें प्रिंटिंग हेड और स्याही रिबन का उपयोग होता है। अब जो पहला अपने पास इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसको अपन क्या कहते हैं, पिन प्रिंटर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या कहते हैं अपन, पिन प्रिंटर भी कहते हैं। एक बार में ओनली एक अक्षर प्रिंट करेगा। उपयोग पेरोल और अकाउंटिंग में, जैसे अपन कुछ भी अकाउंटिंग वगैरह, जैसे अपन ने कुछ भी पैसे वगैरह निकला है तो बैंक डायरी में जो एंट्री करवाते हैं ना, तो वहाँ पे डॉट डॉट के रूप में एंट्री होती है। अपन कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ भी जो पर्ची होती है ना, वो डॉट 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 ऐसे लिखी हुई होती है। तो ये इसीलिए इसको पिन प्रिंटर कहते हैं। जैसे अपन पिन छुपाते हैं ना कागज में, उसी तरीके से कागज में पिन छुपा छुपा के प्रिंटर करता है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, अपन यहाँ से पिन प्रिंटर भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा प्रिंटिंग करता है, रिबन द्वारा प्रिंटिंग करता है, और चार्ट और ग्राफ बनाने में भी सहायक हो सकता है। अगला जो अपने पास इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन सा है, डेजीवाइल प्रिंटर। को जिस तरह का होता है अपने पास, एक घूमते हुए वेल का उपयोग करते हैं। इसमें वेल नाम आ रहा है, इसी का मतलब क्या है, डेजीवाइल प्रिंटर हो। ठीक है, और फोटो या ग्राफिक्स प्रिंटर, ये क्या, फोटो या फिर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है और उच्च गुणवत्ता में अक्सर टाइप करता है। ठीक है, ये याद रखना है अपन। अगला जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है अपने पास लाइन प्रिंटर। एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। गति किसमें मापते हैं अपन, लाइन्स पर मिनट में। जबकि प्रिंटर की गति पूछे तो किसमें मापी जाती है, अपने पीपीएम यानी कि पेज पर मिनट। और अगला जो अपने ये वाला प्रिंटर था लाइन प्रिंटर, उसकी गति किसमें माप रहे हैं अपन, देखो लाइन्स पर मिनट यानी कि एक मिनट में कितनी लाइन टाइप कर रहा है। और उपयोग कहाँ पे होता है, ये बैंक और रेलवे में, इस तरह का होता है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर, ये भी कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जितने प्रकार देख रहे हैं ना अभी तक, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, बेलनाकार ड्रम होता है जिस पर अक्सर उभरे होते हैं, ये भी एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है। अब अगला आता है अपने पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो एक तरह से दबाव डाल के जो प्रिंटिंग करेंगे ना, उनको अपन क्या बोलेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और सबसे ज़्यादा इन्हीं का उपयोग होता है, कुछ भी अपन को नोट्स वगैरह जो भी प्रिंट करवाने होते हैं अपन, तो वो कौन सा प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं, इम्पैक्ट का मतलब ही एक तरह से दबाव डालना होता है, तो नॉन इम्पैक्ट का मतलब जो दबाव नहीं डालता हो, बिना दबाव डाले प्रिंट करता हो। प्रिंटिंग के लिए रसायन, ताप या विद्युत उपयोग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए क्या उपयोग होता है, रसायन, ताप या विद्युत का उपयोग होता है। प्रिंटिंग के समय कागज के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं और कम शोर करते हैं, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा शोर करते हैं। स्याही की आपूर्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्ट्रिज का प्रयोग होता है। ठीक है, जो सबसे पहला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है वो है इंकजेट प्रिंटर। नोजल द्वारा अक्षरों और चित्रों को छपा जाता है। इसमें एक नोजल रहती है, उससे क्या अक्षरों और चित्रों को छपा जाता है। स्याही के लिए कार्ट्रिज का उपयोग होता है। उपयोग नहीं होने पर नोजल बंद हो जाते हैं
जिसको अपन क्या कहते हैं, इंक क्लोजिंग कहते हैं। अगला है अपने पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। एक पेज प्रिंटर है। याद रखना, लाइन प्रिंटर का टाइप पूछे तो कौन सा था, इम्पैक्ट प्रिंटर था, जबकि जो पेज प्रिंटर है वो कौन सा है, एक अपने पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और ये क्या होता है, ध्वनि रहित, उच्च गति और गुणवत्ता वाला होता है। पाउडर टोनर का इसमें उपयोग होता है और लेजर लाइट बीम का उपयोग करता है किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। और पैरेलल पोर्ट या फिर यूएसबी दोनों से जुड़ सकता है। अगला है अपने पास थर्मल प्रिंटर, ताप या हीट पर आधारित। जैसे अपने कोई जो कंडक्टर वगैरह होते हैं ना, तो टिकट वगैरह देते हैं, तो वो कौन सा प्रिंटर होता है, अपने पास थर्मल प्रिंटर होता है उनके पास। थर्मोक्रोमिक कागज आवश्यक होता है इसके लिए। जो वो कागज होता है ना, वो भी एक अलग ही तरह का कागज होता है, तो वो कौन सा कागज होता है, थर्मोक्रोमिक कागज होता है। उपयोग एटीएम वगैरह, शॉपिंग बिल, बस के कंडक्टर बिल, वो टिकट वगैरह देने में सब में क्या उपयोग होता है, थर्मल प्रिंटर उपयोग होता है, ठीक है। अगला है अपने पास प्लॉटर, तो प्लॉटर क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ये तो है सही, सारे प्रिंटर क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स, बैनर और लाइन डायग्राम प्रिंट करता है। अब देखो प्लॉटर कहाँ कहाँ उपयोग होता है, मकानों के नक्शे, मैकेनिकल ब्लूप्रिंट्स वगैरह बनाने में किसका उपयोग होता है, प्लॉटर का उपयोग होता है। और कंप्यूटर एडेड डिजाइन एप्लीकेशन में भी किसका उपयोग होता है, अपने पास प्लॉटर का उपयोग होता है। अब इस सटीकता क्या होती है, पुनरावृत्ति और रिजोल्यूशन से मापी जाती है। अब इसकी सटीकता जो होती है ना, यानी कि कितनी एक्यूरेसी से काम कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करती है कि एक तरीके से कितने रिजोल्यूशन में प्रिंट करता है और कितने बार प्रिंट कर सकता है, ठीक है। अगले अपने जो सबसे लेटेस्ट है वो है 3D प्रिंटर, उन्नत तकनीक वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, परतों द्वारा त्रिआयामी वस्तु बनाने। इसके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, तो वो देख लेना है किस तरीके से प्रिंट करता है। बेसिकली किसी भी, जैसे अपन को इसको एक 3D ऑब्जेक्ट बना के देंगे ना, तो ये सेम टू सेम वैसा प्रिंट करके दे देगा अपन। वो इनपुट आउटपुट डिवाइस, अब देखो जो ऐसी डिवाइस जो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, तो ये डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से, फोटोकॉपी मशीन है, फैक्स मशीन है, मोडेम है। अब मोडेम क्या होता है, मोडेम बेसिकली कुछ भी नहीं है, जैसे अपन का जो टीवी का रिसीवर देखा होगा आपने, वो क्या करता है, एक तरीके से डिस्क से सिग्नल भी प्राप्त करता है, और जो टीवी रहती है ना, उसको सिग्नल भी देता है। तो वो क्या है, एक मोडेम ही है, जो क्या करे, सिग्नल भी ले और सिग्नल भी प्रोवाइड करे, या एक तरीके से डाटा ले भी से और डाटा का आउटपुट भी दे। तो वही क्या होता है, एक तरीके से मोडेम होता है, ठीक है। अब हेडसेट, हेडसेट भी क्या है, अपने इनपुट और आउटपुट दोनों है। अब कैसे, जैसे अपन बोलेंगे तो उससे जो आवाज़ है वो अपनी जाती भी है और उसमें आवाज़ आती भी है स्पीकर के माध्यम से। तो हेडसेट भी इनपुट और आउटपुट हो गया। टच स्क्रीन मैंने बताई दिया आपको, वॉकी टॉकी में भी आवाज़ आती भी जाती भी है। संचार उपकरण, मोबाइल वगैरह कुछ भी मान लो, तो वो सब क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो वीडियो का उपयोग मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। वेब कैमरा से रियल टाइम वीडियो कॉल संभव है, ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है। और संधारित्र का उपयोग उच्च गुणवत्ता की ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए होता है। जो कैपेसिटर होता है ना, उसका उपयोग किसके लिए होता है, उच्च गुणवत्ता की ध्वनि के रिकॉर्डिंग के लिए होता है, ठीक है। और देखो टेलीफोन और सेंसर क्या होते हैं। टेलीफोन आवाज को विद्युत संकेतों में बदलता है और पुनः ध्वनि में बदलता है, ठीक है। सेंसर का उपयोग क्या होता है, सेंसर क्या करते हैं, तापमान, गति, दबाव आदि डेटा को कोड करने के लिए सेंसर का उपयोग होता है। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, VCR है, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर है, लाइट पेन है। ये सब क्या है, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है। और अन्य कुछ और भी फैक्ट देख लो, जैसे ऑप्टिकल माउस क्या करता है, डायोड से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रिंटर क्या करता है, प्रकाश संवेदनशील सतह से छवि कैप्चर करता है। और माउस पैड क्या करता है, माउस चलाने तो रबर काटता है। अब माउस पैड की एक चीज याद रखना आपको, कि जो माउस पैड होता है ना, वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस नहीं होता है डायरेक्ट। ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि
जैसे अपने पास ऑप्शन में दे देगा इन पे से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन में दे देगा माउस, कीबोर्ड, टच पैड और माउस पैड। तो अपने पास कौन सा नहीं होगा, माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं होगा, क्योंकि ये तो माउस के नीचे रखने के काम में आता है। इसका डाटा इनपुट देने के लिए कोई कार्य नहीं है। और लैपटॉप में टच पैड क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। ठीक है।